जरूर किसी ने मोबाइल से फोटो ली होगी। उसने सोचा मोबाइल में कैमरे जुड़ने के बाद से हर कोई फोटोग्राफर बन चुका है। फोटो खींचने में लोगों को 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती। हॉलीवुड की पुरानी वेस्टर्न फिल्मों में ड्रॉप कहने पर जितनी तेजी से जॉन बेन गन निकाल कर फायर करता था, उससे भी ज्यादा तेजी से लोग आजकल मोबाइल निकाल कर फोटो खींच लेते हैं। एंगल वगैरह से भी फोटो मोबाइल से हड़बड़ी में ली गई ही लग रही थी। कपिल ने पूरी खबर पढ़ी। हत्या की नृशंस वारदात से दहला वैशाली नगर। गुड मील रेस्टोरेंट के वॉशरूम में अज्ञात युवक के पेट पर धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। विशेष संवाददाता वैशाली। शुक्रवार की रात वैशाली नगर एक नृशंस हत्या की वारदात से दहल उठा। हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात शहर के पुराने और जाने माने रेस्टोरेंट गुड मील के वॉशरूम में घटित हुई। इन वारदात के समय ही रेस्टोरेंट की लाइट भी चली गई थी तथा ऐसा माना जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर ही कातिल रेस्टोरेंट से भाग निकला। रेस्टोरेंट में उपस्थित लोगों व रेस्टोरेंट के मालिक श्यामलाल ने बताया कि रेस्टोरेंट में सामान्य चहल पहल थी तथा 7 से 8 कस्टमर्स उपस्थित थे। करीब 8 बजे अचानक बिजली गुल हो गई और रेस्टोरेंट में किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। चीख की आवाज रेस्टोरेंट के वॉशरूम की ओर से आई थी। रेस्टोरेंट के मालिक श्री श्यामलाल ने बताया कि अंधेरे में चीख सुनकर रेस्टोरेंट में उपस्थित लोग काफी डर गए थे, लेकिन श्यामलाल जी ने उन्हें हिम्मत बंधाई और वे कुछ लोगों को लेकर वॉशरूम में पहुंचे, जहां एक अज्ञात युवक का शव विभत्स हालत में पड़ा था। मृतक के पेट को किसी तेज धारदार हथियार से बुरी तरह चीर दिया गया था, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वॉशरूम में और कोई शख्स नहीं था। न तो हत्यारे का कोई नामो निशान था और न ही कोई लड़की यहाँ थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर कुछ ही देर में इंस्पेक्टर कपिल मिश्रा दल बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। मामले की जांच कर रही पुलिस भी इस बात से हैरान है कि जिस लड़की की चीख सुनाई दी थी वो कहां गायब हो गई। कत्ल की ये वारदात जितनी नृशंस है उतनी ही पुलिस के लिए चैलेंजिंग भी है, क्योंकि न तो मृतक की शिनाख्त हो पाई है, न ही हत्यारे का कोई ठोस सुराग पुलिस को मिल पाया है। इस मामले की जांच में वो उस अज्ञात रहस्यमयी लड़की का भी कोई पता नहीं चल पाया है, जिसकी चीख पुलिस को सुनाई दी थी और जो घटना के बाद मौके वारदात से हवा की तरह गायब हो गई। पुलिस का मानना है कि उस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिलने पर इस केस को सुलझाने में काफी सहायता मिल सकती है, लेकिन हत्यारे के साथ ही उस लड़की का भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। कपिल को झुंझलाहट सी अनुभव हुई। वारदात को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे और प्रेस वाले अभी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे थे। शायद मीडिया को पुलिस से उम्मीद रहती है कि पुलिस वाले न खाएं न पिएं न सोएं, बस कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहें। शायद उनकी नज़र में पुलिस वाले इंसान नहीं बल्कि मशीन होते हैं, जिन पर वो जो मर्जी आए तोहमत लगा सकते हैं। कपिल ने खबर के साथ बने छोटे से बॉक्स में छपे समाचार के अंश पर नजर डाली, जिसका शीर्षक था खून से लिखा संदेश छोड़ गया विक्षिप्त हत्यारा। रेस्टोरेंट के वॉशरूम में हुई हत्या की वारदात अपने आप में ही बेहद बीभत्स थी, लेकिन हत्यारा इसके अलावा भी मौके वारदात पर एक और बीभत्स हरकत कर गया। जिस यूरिनल में शव बरामद हुआ था उसकी दीवार पर हत्यारे ने खून से संदेश लिखा था, गुड रिडेंस। हालांकि अभी तक पुलिस इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाई है। हत्यारे को मरने वाले से खुन्नस थी, जिसके चलते उसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की और अपने पागलपन और उसके प्रति नफरत को जाती करने के लिए यहाँ गुड रिडेंस लिख दिया। अब इससे ज्यादा और क्या मतलब निकालना है उस चीज का। शायद मामले की जांच इस पत्रकार के हाथ में होती तो वो इसी के आधार पर अब तक हत्यारे का पता लगा चुका होता और उसे कॉलर से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाकर हो आता। कपिल कुछ देर सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और घर के पिछले हिस्से में पहुंचा। उसके घर के पिछले हिस्से का दरवाजा पीछे यार्ड में खुलता था, जहां 2 कमरे थे जिन्हें कपिल स्टोर रूम की तरह यूज करता था। लेकिन वो स्टोर रूम आम स्टोर रूम्स की तरह नहीं था। उस स्टोर रूम में उपन्यासों का भंडार था। स्टोर रूम के बाहर वाले कमरे में बीच में 8 कुर्सियों से घिरी एक लंबी विशाल टेबल पड़ी हुई थी। कमरे की दीवारों से सटी कई शेल्फ लगी हुई थीं, जिनमें हिंदी व अंग्रेजी की सैकड़ों उपन्यासें करीने से सजी हुई थीं। कपिल जब भी अपने किसी उपन्यास प्रेमी मित्र को वहां लेकर आता था तो वो उस कमरे को देखकर आश्चर्यचकित व मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाता था। कमरे को अच्छी तरह सजाया भी गया था, लेकिन उपन्यास प्रेमियों के लिए तो वहां सबसे बड़ा आकर्षण शेल्फों में सजी अनगिनत उपन्यासें ही थीं। पहली बार यहां आने वाले उसके कई मित्रों को लगता था कि उस कमरे में उपन्यासों का भंडार था, लेकिन वे गलत साबित होते थे। उपन्यासों का असली भंडार तो अंदर वाले दूसरे कमरे में था। बाहर वाले कमरे में जहां सैकड़ों उपन्यासें थीं, वहीं अंदर वाले कमरे में तो उपन्यासों की संख्या हजारों में थी।
कपिल बचपन से ही उपन्यास पढ़ने का शौकीन था और अपने ही जैसे एक और धुरंधर उपन्यास प्रेमी अर्नब मेहरा से दोस्ती हो जाने के बाद तो उसका शौक और भी परवान चढ़ता गया। दोनों ही उपन्यासें पढ़ते व उन्हें संग्रहित करने के शौकीन थे, लेकिन अर्नब में एक कमी थी। वो इतनी बड़ी संख्या में उपन्यासों की देख रेख नहीं कर सकता था। तो इस अद्भुत उपन्यास संग्रहालय बनाने के लिए दोनों ने मिलकर काम करने का बीड़ा उठाया। अर्नब सामान्य से लेकर एक से एक रेयर नॉवेल्स ढूंढ कर इस संग्रहालय में लाता था और कपिल इन सारे नॉवेल्स की देख रेख करने की जिम्मेदारी निभाता था। अपने इस शौक के लिए कपिल पता नहीं कैसे समय निकाल ही लेता था। अर्नब खुद इस बात से हैरान रहता था कि पुलिस की अत्यंत व्यस्त ड्यूटी के बाद भी कपिल इन उपन्यासों की नियमित झाड़ पोंछ और रख रखाव कैसे कर लेता था। वहाँ न तो चूहों का नामो निशान था और न ही दीमकों का। कपिल शेल्फों पर धूल तक नहीं जमने देता था और ये सारा काम वो खुद करता था। यहाँ तक कि उसने कोई नौकर भी नहीं रखा था। उपन्यासों का ये अद्भुत संग्रहालय कपिल और अर्नब का जॉइंट वेंचर था, इसलिए इस संग्रहालय के मुख्य द्वार पर लगने वाले ताले की एक एक चाबी भी दोनों के पास रहती थी। वैसे भी दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी और कई बार तो जब कपिल घर पर नहीं होता था तब भी अर्नब वहां आ पहुंचता था और उपन्यास संग्रहालय का दरवाजा खोलकर अंदर बैठकर आराम से नॉवल पढ़ता था। वे दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से उपन्यास प्रेमियों के कई ग्रुपों से भी जुड़े हुए थे और अक्सर उन ग्रुप्स के सदस्यों के साथ उनका उपन्यासों का लेन देन भी होता रहता था। इसमें उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये था कि ग्रुप में कई बार उन्हें ऐसे रेयर नॉवेल्स भी सहजता से उपलब्ध हो जाते थे जो कि चिराग लेकर ढूंढने पर भी आसानी से नहीं मिलते। ये बात अलग थी कि कई बार रेयर नॉवेल्स उनके निर्धारित रेट से कई गुना अधिक में मिलते थे, लेकिन चूंकि वो नॉवेल आसानी से मिलने वाले नहीं होते थे इसलिए वे खुशी खुशी ज्यादा कीमत पर भी वे नॉवेल खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे, बल्कि कई बार तो उतनी ज्यादा कीमत पर भी नॉवेल खरीदने कई ग्राहक कतार में लगे होते थे। कपिल और अर्नब ने बड़ी मेहनत से बनाए गए अपने उस उपन्यास संग्रहालय का एक फैंसी नाम भी रखा हुआ था, नॉवेल्स डैन। सोशल मीडिया पर कई उपन्यास प्रेमी मित्र उनसे जुड़े हुए थे। अक्सर वे यहाँ उनसे मिलने और इन उपन्यासों का आनंद लेने आते रहते थे। वहाँ एक साथ बैठते थे और उपन्यासों पर चर्चा करते थे, पार्टी करते थे और मौज मजा करते थे। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उपन्यास लोकप्रिय हो रही थी, उपन्यास प्रेमी जुड़कर चर्चा करते थे, उससे कपिल का मानना था कि उपन्यासों का भुला दिया जाने वाला दौर फिर लौट कर आने वाला था। कई उभरते हुए नए लेखकों में उसे वो खूबी दिखाई देती थी जो पुराने लीजेंडरी लेखकों द्वारा शुरू किए गए सिलसिले को कायम रख सकते थे। ये लगभग कपिल के रूटीन का हिस्सा था। अगर वो किसी एकदम ही जरूरी काम में नहीं फंसा होता था तो सुबह एक चक्कर अपने नॉवेल्स डैन का जरूर लगाता था। डैन का दरवाजा खुला हुआ था, यानी अब अंदर किसी जोरदार डिटेक्टिव नॉवल के मजे ले रहा था। कपिल ने नॉवेल्स डैन में प्रवेश किया। उसकी नज़र टेबल के पीछे एक चेयर पर जमे अर्नब पर पड़ी, जो कि अपने हाथ में एक नए लेखक का उपन्यास लिए उसमें खोया हुआ था। यहाँ तक कि उसने कपिल के आगमन पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कपिल उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर जम गया। अर्नब को अपनी ओर नहीं देखता पाकर कपिल ने मेज पर पड़े पेपरवेट को उठाकर छोड़ दिया। पेपरवेट टेबल पर गिरने की जोरदार आवाज से अर्नब ने नॉवेल पर से नजरें हटाकर कपिल की ओर घूरा। कपिल ने तत्काल उसे अपनी बत्तीसी के दर्शन कराए। क्या है? अर्नब ने नॉवल मेज पर पटक दिया। कपिल ने बात पूरी की। शटअप में कहने वाला था हेल। क्यों? यहाँ कोई सेंसर लगा है? सेंसर नहीं लगा होता है तो क्या वही तबाही बकने का लाइसेंस मिल जाता है? कपिल हंसा, फिर बोला, वैसे तुम्हें बता दूं कि ये नॉवल बड़ा ही जबरदस्त है। मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। बाय द वे, कातिल वही शख्स है जो पूरे टाइम हीरो के साथ ही घूमता रहता है और केस हल करने में हीरो का सहयोग करने का नाटक करता है, जबकि असल में वो उसकी जांच को भटकाने का काम कर रहा था, जिससे हीरो को केस हल करने में बड़ी मुश्किल होती है। अर्नब ने पहले उपन्यास को फिर आग्नेय नेत्रों से कपिल की ओर घूरा। ये सब उपन्यास के लास्ट में पता चलता है, कपिल ने मासूमियत से कहा। तो मुझे कैसे पहले पता चल गया? अर्नब एक एक शब्द चबा कर बोला। बहुत सस्पेंसफुल नॉवल है रे बाबा, मेरे यार को धड़का न लग जाए इसलिए पहले से बता दिया। बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा कर्ज में 7 जन्मों तक नहीं चुका सकूंगा। अभी चुका सकते हो, एक गर्मा गर्म कॉफी पिलाकर। कॉफी तो तुम पी कर आए हो, तुम्हें कैसे पता? किचन में खटपट की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ तक और बेशर्मी की हद ये है कि मेरे लिए कॉफी बनाकर नहीं लाए। मुझे क्या सपना आना था कि तुम यहाँ बैठे हो, इसीलिए तो कहता हूँ कि किचन के इस ओर वाली दीवार में एक खिड़की बनवा दो, इससे किचन से इस ओर का हिस्सा दिखाई देगा। वाह क्या बात है, तुम्हारी एक कप कॉफी के लिए किचन की दीवार तोड़वाकर उसमें खिड़की बनवा दूं।
कल को तुम्हें किसी और चीज़ की दरकार होगी तो डाइनिंग रूम की दीवार तोड़कर दूसरी की बनवा दूंगा। फिर कुछ और चाहिए होगा तो कोई और दीवार तोड़कर दरवाज़ा बनवा दूंगा। ऐसे ही तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में पूरे घर को छलनी बनाकर रख दूं। छोड़ो यार, अर्नब बोला, ये बताओ कैसी बीती? क्या कैसी बीती? रेस्टोरेंट में हमारे जाने के बाद कुछ और अहम सुराग हाथ लगा तुम्हारे? कपिल ने एक नज़र उपन्यास पर डाली, फिर उसकी ओर देखा। डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहे हो इसलिए डिटेक्टिव जागा हुआ है तुम्हारे अंदर का? नहीं यार, सीरियसली बड़ी भयानक वारदात थी वो, अब हत्यारे को तो पुलिस को पकड़ना ही है। वैसे भी तुम्हें इतने मिस्टीरियस केस पर काम करते पहले कभी नहीं देखा मैंने, इस वक्त तो तुम खुद ही एक डिटेक्टिव नॉवल के हीरो बने हुए हो। कपिल ने गहरी सांस ली। वो जिन केसों पर काम कर रहा होता था उनको लेकर अक्सर अनु के साथ उसकी चर्चा हो ही जाती थी, इसीलिए अर्नब ये बात जानता था कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे अजीब और मिस्टीरियस केस था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।